तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो ऑर्डिनल थियरी की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, एंड दैट वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। आप सबको पता ही है कि ये थियरी हिग्स एंड एलन ने दिया था। ठीक है। एंड इन दिस थियरी वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। We will understand the concept of indifference curve. So, indifference कर्व के सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करेंगे, एंड देन वी मूव टू द so ordinal utility approach is given by whom? It is given by Higgs and Allen, right? और इन्होंने क्या बोला था, इनका assumption मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, that the some of the assumptions are first of all, the utility will be measured, cannot measured in the numbers, right? इसको हम ordinal या rank दे सकते हैं, right? So we can give ranks or preferences. ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर आर रैशनल बीइंग्स, ये हमने बात कर लिया था। ये कंज्यूमर जो हमारे रैशनल होते हैं। थर्ड फीचर था कंसिस्टेंसी, कि कंज्यूमर अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंट रहेगा। इफ ही इज प्रेफरिंग ऑप्शन ए वेयर ही इज गेटिंग 5 apples suppose and 10 oranges, so he will go with that option only in near future also. फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ आपका फीचर है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है? ट्रांजिटिविटी होता है कि इफ यू आर प्रेफरिंग सपोज ऑप्शन ए विच इज बेटर देन ऑप्शन बी and option B which is better than option C, then it is obvious that option A is superior than option C. अगर आप ऑप्शन ए को चूज करते हो जो कि ऑप्शन बी से बेहतर है, और ऑप्शन बी को चूज करते हो जो कि ऑप्शन सी से बेहतर है, तो ये वेरी ऑब्वियस हो जाता है कि ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन सी से बेहतर होगा। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन भी है। पॉइंट नंबर 5, नॉन सेसिटी ऑफ, नॉन सेसिटी मीन्स consumer will prefer those bundles of combinations where he is getting more, जहां पे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगे। सपोज यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे ऑरेंज है। ऑप्शन ए में आपको 2 एप्पल और 5 ऑरेंज मिल रहे हैं, ऑप्शन बी में आपको 3 एप्पल और 6 ऑरेंज मिल रहे हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट ही विल गो विद दैट ऑप्शन, राइट। यहां से एक टॉपिक निकल कर आता है, एक पॉइंट, कि ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस इसको बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस।
Now we will understand the topic. इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन हमने कर लिया था, एक बार फिर से कर लेते हैं. इंडिफरेंस कर्व refers to graphical representation of various alternative of combinations of bundles of two goods among which consumer is indifferent. इसका मतलब क्या है कि we are consuming two goods और इसके बंडल्स हो सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. सो इसके जो भी बंडल्स है उसको हम यूज कर रहे हैं. एंड कंज्यूमर इज इनडिफरेंट इन ऑल द पॉइंट्स. कंज्यूमर यहाँ पे क्या होता है? इनडिफरेंट होता है. इनडिफरेंट मीन्स ही डोंट वांट टू चेंज हिज प्रेफरेंस, राइट. अब इसको हम एक टेबल से और एक डायग्राम से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल या टेबल बनाते हैं. शेड्यूल या टेबल. सो पहला जो आपका टेबल होगा वो होगा कॉम्बिनेशन का. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन टेबल. सेकेंड सपोज एप्पल. एंड थर्ड सपोज बनाना. ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई. ठीक है. यहाँ एप्पल 1, 2, 3, 4, 5 सपोज ऐसा है. और ये जो है आपका अदर ऑप्शन है 15, 10, 6, 3, 6, 3 एंड 1. अब इसी को जब हम डायग्राम पे से रिप्रेजेंट करेंगे, you can see in the diagram, right? This is x-axis, this is y-axis, and on y-axis we will represent banana, and on x-axis we will represent apples. तो यहाँ पे क्या एप्पल्स की यूनिट्स आ जाएंगी कि आप कितने एप्पल्स कंज्यूम करें. 1, 2, 3, 4, 5. एंड बनाना के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आपके पास ये ऑप्शन जो है 1 से लेके और 15 तक है, 1 to 15. मान लो हम तीन तीन गैप ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड 15. 3 से स्टार्ट करते हैं. 3, 6, 9, 12 एंड 15. एंड यहाँ ले लिया हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट. अब हम इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे. जैसे यहाँ पे सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है? 1 एंड 15. तो ये पहला कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम 1 एप्पल एंड 15 बनाना. दूसरा देखना, इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया है कॉम्बिनेशन ए. ठीक है. अब कॉम्बिनेशन बी पे आ जाइए. यहाँ पे आपको दिखेगा 2 एप्पल्स एंड 10 बनाना. तो ये कहीं यहाँ कहीं होगा 10 और ये 2 ये रहा इसके सामने. ये कॉम्बिनेशन बी है. कॉम्बिनेशन बी में 2 + 10. ठीक है. कॉम्बिनेशन सी देखना, 3 + 6. 3 + 6 ये रहा 6. कॉम्बिनेशन डी देखो. कॉम्बिनेशन डी में क्या है? 4 + 3. ये रहा 3 आपका. And the last option is going to be 5 apples and 1 banana, right? So ये 3 है तो 3 के नीचे यहाँ पे 1 होगा कहीं. ये कॉम्बिनेशन E 5 + 1. ठीक है.
अब इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो यू विल गेट योर आईसी कर्व। ठीक है, ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, हियर इज द थर्ड पॉइंट, 4 एंड 5। इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो अब इंडिफरेंस कर्व को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आप देख सकते हो कि यू कैन सी इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन ए जो है वहां पे 1 एप्पल एंड 15 बनाना, कॉम्बिनेशन बी में 2 एप्पल एंड 10 बनाना, कॉम्बिनेशन सी में 3 + 6। इस तरीके से हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, द ऑल कॉम्बिनेशंस विच इज ए बी सी डी ई गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबने पढ़ा होगा 12th में, बीकॉम में, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सो all combination, whether combination A, B, C, D, E, all combinations, whether combination A or B or C, all combinations give equal satisfaction, give equal satisfaction to the consumer, equal satisfaction to the consumer, equal satisfaction to the consumer। ठीक है, अब फिर से एक टॉपिक आता है, इतना आपने बेसिक समझा, अब इसके आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या होता है, मैं पहले भी कितनी बार बता चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं एक बार। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट a rational consumer is always prefer more of a commodity offers to him a higher level of satisfaction, है ना। यानी मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, एक ऐसा बंडल होगा, जैसे मान लो दो ऑप्शन है ए और बी, एप्पल एंड बनाना। तो ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है 5 एप्पल्स एंड 2 बनाना, ऑप्शन बी में मिल रहा है 6 एप्पल एंड 4 बनाना। यू विल ऑलवेज गो विद दिस ऑप्शन, राइट। तो ये आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप, तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। फॉर एग्जांपल, ये आपका IC1 हो गया, ये आपका IC2, ये आपका IC3। अच्छा, इंडिफरेंस का मैप ये भी बताता है हमें कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इस इंडिफरेंस मैप से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? द कंक्लूजन इज IC3 is giving more satisfaction than IC2, and IC3 is preferable than IC2 and IC2 is preferable than IC1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको यहां मिलेगा, सबसे ऊपर, देन यहाँ, एंड सबसे लास्ट में यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बंडल ऑफ गुड्स ज्यादा होंगे, है ना। देन फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको IC3 पे मिलेगा, देन IC2, देन IC1, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, ये इंडिफरेंस मैप जो होता है, इंडिफरेंस कर्व का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है, जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज MRS। MRS
MRS है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से देखना, एमआरएस रेफर्स टू, एमआरएस क्या होता है कि जब हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे स्विच करते हैं तो वहां पे हम किस रेट पे सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको एक फॉर्मूले से समझो, आपको ज्यादा क्लियर होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमआरएस? आप सबने इसको कर रखा है और आप एक बार जैसे ही देखोगे यू विल गेट द आंसर। जैसे एमआरएस है एप्पल और बनाना का, ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप, तो ये देखोगे आपके ऊपर कितने एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सेक्रीफाइस करे हो टू गेट द, फॉर एग्जाम्पल sacrifice of banana, sacrifice of banana divided by gain of apple, gain of apple, कि आपने कितने बनाना को सेक्रीफाइस किया टू गेट मोर एप्पल्स, ये एमआरएस है। और इसी को जो है हम लोग एक डायग्राम से फिर से समझेंगे, वही जो हमारा टेबल है उसको दोबारा मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ साइड में। तो ये मैं फिर से एक टेबल बना देता हूँ और इस टेबल पे हम एक एक करके फिर से समझेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी और ई, ये आपके कॉम्बिनेशन थे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड हेयर इज एप्पल एंड हेयर इज बनाना। ठीक है, एंड यहाँ पे आप, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग, एमआरएस मींस यू आर सब्स्टिट्यूटिंग एप्पल फॉर बनाना, राइट। सो एक बार देखो यहाँ पे एप्पल 1 2 3 4 एंड 5, राइट। एंड बनाना के ऑप्शंस क्या है? 15 10 6 6 3 एंड 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन एक बार देखते हैं फटाफट। यहाँ तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे तो आपने कुछ स्विच ही नहीं किया, राइट। अब यहाँ पे देखो 5:1 का रेशियो आ जाएगा, यहाँ 4:1 का रेशियो आ जाएगा, यहाँ 3:1 का रेशियो आ जाएगा और यहाँ पे 2:1 का रेशियो आ जाएगा। इट मीन्स कि आप देखो ऑप्शन ए में आपको 15 बनाना मिल रहा था, ऑप्शन बी में सिर्फ 10 बनाना मिल रहा है। मीन्स आपने ये 5 बनाना का सेक्रीफाइस किया टू गेट वन मोर एप्पल। ध्यान से समझो, एक एक्स्ट्रा एप्पल लेने के लिए, आपने एक एप्पल से दूसरा एप्पल प्राप्त करने के लिए यू सेक्रीफाइस 5 बनानाज, राइट। इसी तरीके से जब 10 से 6 पे आओगे, सो ये आप देख पाओगे कि यहाँ पे आप यू आर सेक्रीफाइसिंग 4 बनाना टू गेट वन मोर एप्पल, राइट। इन अ सिमिलर मैनर आप जब ऑप्शन डी पे आते हो तो आप देखते हो कि आप 6 से 3 पे आ रहे हो। मीन्स टू गेट 3 बनाना means you are getting for to get one more apple you are sacrificing 3 more banana। इसी तरीके से पूरा ये आपका एमआरएस हो जाता है। तो बेसिकली एमआरएस क्या हुआ? एमआरएस इज अ, एमआरएस क्या हुआ? एमआरएस इज द रेट, एक ऐसा रेट है जिसपे यू आर सब्स्टिट्यूटिंग गुड्स टू गेट वन एक्स्ट्रा यूनिट। आप एक गुड्स को सेक्रीफाइस करते हो ताकि आपको दूसरा गुड्स मिल पाए, और इसी को हमने यहाँ फॉर्मूले में भी रिप्रेजेंट किया है। टू गेट मोर, आपने ये देखना है कि आपको एक्स्ट्रा एप्पल गेन करने के लिए कितने बनाना का सेक्रीफाइस करना है, राइट। यही आपका होता है एमआरएस। ठीक है, इसी चीज को हम डायग्राम से देख सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व के डायग्राम से। एमआरएस को हम डायग्राम से समझते हैं, आ जाइए। ठीक है, ठीक है, here we are writing apples and here banana and we have different bundles, जिसमें हमने यहाँ पे 3 6 9 12 15
ये हमने कॉम्बिनेशन लिए थे 3, 6, 9, 12 एंड 15. And here 1 apple, 2 apple, 3 apple, 4 apple, 5 apple. एंड अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना इसको. ऑप्शन ए यही था हमारा जहां पे यू आर गेटिंग 15 बनाना एंड 1 एप्पल, राइट. अब इस ऑप्शन ए को आप थोड़ा टेबुलर बना कर देखो. ठीक है. ऑप्शन बी पे क्या था? ऑप्शन बी पे 10 and 2, तो यहां कहीं 10 होगा. 10 and 2. ऑप्शन सी पे आ जाइए. ऑप्शन सी पे क्या था? 6 and 3 and 6 एक्चुअली. तो 3 and 6, ये रहा 6 and. एक मिनट, इसको हम ऐसा समझते हैं, रुक जाओ. 1 and 15 यहाँ लिखो. अब इसी तरीके से यहाँ पे 3 and 6, यहाँ 3 एंड यहाँ 6. ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन थर्ड. और कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी. अब कॉम्बिनेशन डी देखो. यहाँ पे था आपका 4 and 3. 4 and 3 था. सो 4 एप्पल्स एंड 3 बनाना. एंड यहाँ पे 1 था. 1 कहीं यहाँ पे होगा. सो 1 and 5, तो आप इसको लिखोगे 5 and 1. क्योंकि हम इसको कैसे लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं, पहले एप्पल लिख रहे हैं, पहले एप्पल. कॉम्बिनेशन सी क्या है? 3 and 6. 3 and 6. कॉम्बिनेशन बी क्या है? 2 and 10. 2 and 10. पहले एप्पल लिख रहे हैं, फिर बनाना लिख रहे हैं. एप्पल, बनाना, एप्पल एंड बनाना. ठीक है. एप्पल, बनाना, एप्पल एंड बनाना. ठीक है. अब यहाँ पे जब आप यहाँ देखते हो, अब इसके पॉइंट्स को पहले मैच करते हैं, फिर हम इसको, इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं. पहले एक बार आईसी कर्व हम बना लेते हैं. इन सारे पॉइंट्स को जब हम मैच करेंगे, वी विल गेट आवर आईसी कर्व. ये हमारा आईसी हो गया. ठीक है. अब यहाँ ध्यान से देखना, जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे स्विच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमआरएस आपको समझना है. सो यू आर सेक्रीफाइसिंग 5 बनाना हेयर टू गेट 1 more एप्पल. ये इतना सिर्फ आपको मिल रहा है, 1 more एप्पल. एंड आपको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. यही जो लाइन जो मैं डार्क कर रहा हूं, दिस इज योर एमआरएस, राइट. सिमिलरली यहाँ पे आप यू आर सेक्रीफाइसिंग 4, यू नो, यू आर सेक्रीफाइसिंग 4 बनाना टू गेट 1 एप्पल ऑफ एप्पल. सो ये जो होता है, ये आपका क्या होता है? एमआरएस आपका डिमिनिश होता है. ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एमआरएस होता है वो डिक्लाइन होता है. तो यहाँ पे लिखते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस. यहाँ पे लिखते हैं डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग एमआरएस. बिकॉज हेयर यू कैन सी कि जो आपका एमआरएस है वो डिमिनिश है. बिकॉज आप इस पर एक बार रेशियो चेक करो. पहले रेशियो क्या था? पहले 5:1 था. यहाँ पे 4:1 है. फिर आगे आप देखोगे 3:1, फिर 3:1 एंड देन फाइनली 2:1. तो आप क्या देख रहे हो? आपका जो एमआरएस है वो डिक्लाइन हो रहा है. 5 से 4, 4:1, 3:1, 2:1. तो यहाँ पे जब भी हम आईसी कर्व की बात करते हैं, तो आईसी कर्व की एक प्रॉपर्टी और बन जाएगी. आईसी कर्व में क्या होता है? एमआरएस आपका डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. ये है. मैं डाउट सेशन लूंगा, डोंट वरी. एक बार मैं पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ. बिकॉज वी आर ऑन रिकॉर्डिंग राइट नाउ. अभी हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है. बाई चांस किसी की क्लास मिस हो जाए तो वहां से आपको मिल जाएगी. और उसके बाद फिर आपके मैं डाउट्स लूंगा. उस समय मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, तो मैं फिर एक एक करके आपके डाउट्स ले लूंगा.
अब हम आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ध्यान से समझना, ये आपका जो है इंडिफरेंस कर्व आप सबने पढ़ा भी होगा, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। ये क्यों होता है ऐसा? अभी मैंने आपको समझाया, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, ड्यू टू डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। क्योंकि यहाँ पे आपका जो एमआरएस है वो डिक्लाइनिंग होता है, इसीलिए आपका जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। पॉइंट नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इट इंप्लाइज दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड्स। जाहिर सी बात है, अगर आप कमोडिटी का एक किसी कमोडिटी का एक कॉम्बिनेशन पे आप ज्यादा यूज करते हो तो आपको दूसरी कमोडिटी का कम मिलेगा। इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर एप्पल, यू हैव टू कंज्यूम लेस बनाना। इसका उल्टा भी हो सकता है। इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर एप्पल, if you are consuming more of a particular product, then you have to choose less of another product। तो आपको यहाँ पे लेस और यहाँ पे आपको लेस बनाना मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व represents higher level of satisfaction, higher level of satisfaction, higher indifference curve, higher level of satisfaction। ठीक है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है, मान लो यहाँ एक इंडिफरेंस मैप है, यहाँ पे आपका IC1, ये आपका IC2। सो यहाँ पे जो IC3, तो जो IC3 पे जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा ही हमें ज्यादा बंडल्स देंगे। मान लो कि दो तीनों पे एक पॉइंट रखते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ रख लेते हैं पॉइंट बी, और यहाँ रख लेते हैं पॉइंट सी। इधर है आपका सपोज बनाना, और यहाँ सपोज एप्पल। ये पता है आपको वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब पॉइंट ए पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 एंड 10, और यहाँ हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, सपोज ऐसा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ए में आपको कुछ यहाँ कहीं मिल रहा है, यानी मान लो यहाँ पे आपको 3 and 6 मिल रहा है, 3 बनाना 6 एप्पल। बट यहाँ कॉम्बिनेशन बी पे जब जाओगे आईसी कर्व 2 पे, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आप देख लो, खुद देख लो आप, यहाँ आपको जो है आपको लगभग 5 बनाना मिल रहा है, और यहाँ पे अगर ये बीच में आ गया, इसको हम थोड़ा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, तो मान लो 3 एप्पल्स। ठीक है, इसको हम सही से और रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे क्या है? पॉइंट सी पे कॉम्बिनेशन देख लो, 8 बनाना एंड 4 एप्पल्स। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, यू कैन सी हेयर क्लियरली कि आपका जो हायर इंडिफरेंस कर्व है IC3, वहां पे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू IC1 एंड
IC2 एंड IC1। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, indifference curve can never intersect each other. Indifference curve can never intersect each other. Never intersect each other. Indifference curve एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते. For example, यहाँ सपोज बनाना और यहाँ एप्पल, और दो इंडिफरेंस कर्व है, एक IC1 और दूसरा IC2। ऐसा नहीं हो सकता, ये आपस में एक एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, राइट? इट कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपके प्रॉपर्टीज थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। अब हम देखते हैं बजट लाइन क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करता है, विच कैन बी परचेज विद इन द गिवन इनकम। मान लो किसी कंज्यूमर की जो भी इनकम है, उस इनकम को हम कहीं ना कहीं बजट लाइन में शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं बजट लाइन आपके सामने बना रहा हूं। सपोज दिस इज योर बजट लाइन, दिस इज ए एंड बी। ए बी लाइन इज योर बजट लाइन। अब इस ए बी लाइन का मतलब क्या है कि आपके पास इतना बजट है, आपके पास इतनी इनकम है। तो अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो यहाँ कहीं हो, पॉइंट ए, और इस कॉम्बिनेशन पे आपको 10 बनाना और 15 एप्पल मिल रहा हो, सपोज 10 बनाना और 15 एप्पल, क्या आप इसको परचेज कर पाओगे? इसको परचेज आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज आउटसाइड द बजट लाइन। सपोज पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को आप परचेज कर पाओगे क्योंकि ये विद इन द बजट लाइन है। या पॉइंट सी है, पॉइंट सी को भी आप परचेज कर पाओगे बिकॉज इट इज ऑन द बजट लाइन। सो बजट लाइन के अंडर या बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन उसको आप परचेज कर पाओगे क्योंकि आपके इनकम या बजट के अंडर में है। यू कैन इजिली परचेज दैट कॉम्बिनेशन, बट यू कांट परचेज ऑप्शन ए। और सपोज यहाँ पे ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी पे आपको 20 और 20 मिल रहा है, 20 एप्पल और 20 बनाना, बट यू कांट परचेज बिकॉज इतना आपके पास बजट नहीं, इतने आपके पास पैसे नहीं, इतने आपके पास इनकम नहीं है। तो आप यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाओगे, राइट? सो यू कांट परचेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ये चीजें आपको पता ही थी, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स सो दैट आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, सो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? वी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले इसके कंडीशंस देखते हैं, और देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation, refers to a situation in which
A consumer derives maximum satisfaction. A consumer derives maximum satisfaction with no intention, with no intention to change it. और इसको ये चेंज नहीं करना चाह रहा है, with no intention to change it. ठीक है, so basically the point of maximum satisfaction is achieved by this concept कि भाई आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां मिल रहा है. ये आपका डेफिनेशन है. Consumer equilibrium refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it. Consumer satisfaction एक ऐसा point है जहां पे उसको maximum satisfaction मिल रहा है and he don't want to change that combination, right? अब इसके conditions देख लो एक बार फटाफट. Conditions. The first condition is जो आपका MRS होगा. सपोज यू आर कंज्यूमिंग टू गुड्स X एंड Y, तो इसका जो MRS होगा वो क्या होगा? It is basically the ratio of prices, or we can say it is PX divided by PY. ठीक है. So MRX equals to, simply we can say, इसको हम सिंपली कह सकते हैं MRS equals to PX upon PY. ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो रही है? अब सेकंड जो कंडीशन है वो देखना एक बार. कंडीशन नंबर सेकंड, MRS क्या होता है यहाँ पे? MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स. MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स. MRS हमेशा डिक्लाइनिंग होता है बिकॉज ये आपका सेकंड कंडीशन है. ये दो कंडीशन याद रखना. सबसे पहले MRS क्या होता है? इसका उनके बीच का रेशियो होता है जो भी प्राइसेस होता है. और जो सेकंड कंडीशन है क्या है? MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स. इसमें MRS हमेशा कंटिन्यूअसली फॉल्स होता है. ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको हम डायग्राम में समझते हैं. अब यहां पे सबसे पहले हमने बजट लाइन बनाया. बजट लाइन AB, और इसके अंदर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व बनाए. इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, एंड इंडिफरेंस कर्व 3. सो एक बार ध्यान से देखना, इस पे हम अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पॉइंट बी पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और है, पॉइंट नंबर 3, कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा. ये हम इसको 3 नहीं कह सकते, तो कंडीशन था ना. ये बेसिकली मैं इसको किसी को दाल लेना है तो बता देना, उसको दाल बेचने वाला है. अच्छा ध्यान से समझना. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं इसको स्टार लगा के बता रहा हूं आपको कि कंज्यूमर उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन होगा जहां पे आईसी कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन.
मींस एक ऐसा पॉइंट जहां पे आईसी कर्व बजट लाइन को छू कर निकलती हो। आईसी कर्व के एक ऐसे पॉइंट पे, द पॉइंट एट विच आईसी कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन, सो दिस पॉइंट इज टेंजेंट। पॉइंट ए देखो, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन के सेटिस्फेक्शन के क्या क्या पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम यहाँ पे तीनों चारों पॉइंट को समझेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। सबसे पहले पॉइंट बी तो उसके लिए अनअटेनेबल है, पॉइंट डी को तो अटेन ही नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ये आउटसाइड ऑफ द बजट लाइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट को तो अचीव ही नहीं कर सकते या इसके बजट लाइन के बाहर है। पॉइंट ए में क्या है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट नहीं, क्योंकि ये बजट लाइन के ऊपर नहीं है, ये पॉइंट टेंजेंशियल पॉइंट नहीं है। और पॉइंट सी में भी आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सो यू विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ पॉइंट बी, बिकॉज पॉइंट बी पे कंडीशन की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, और खासकर जो स्टार में मैंने, द कंडीशन वेयर द कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज द पॉइंट वेयर IC curve should be tangent to the budget line. Tangent to the budget line. This is the point of maximum satisfaction. ये ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट कवर होता है आज का, और इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको और बताऊंगा। सर सी क्यों नहीं? सॉरी, आप कुछ पूछ रहे थे, यू कैन आस्क योर डाउट। सर सी भी तो है बजट लाइन के ऊपर। यस, बट यहाँ पे आप देखें ध्यान से, द पॉइंट सी, यू कैन सी द पॉइंट सी, बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया आपने। पॉइंट सी जो है वो बजट लाइन पे है, बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है इसके टेंजेंट नहीं है। मैथमेटिकल नोटेशन है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है कि आपकी जो आईसी कर्व है इसको टेंजेंट करते हुए, इसको स्पर्श करते हुए, हिंदी में बोलते हैं स्पर्शीय रेखा। इट शुड बी, इट शुड टच द पॉइंट। देखो एक बार फिर से, ये जो पॉइंट था ये इसको टच करते हुए नहीं निकल रहा है, क्योंकि देखो ये जो आईसी कर्व है ये सिर्फ एक पॉइंट को छू रहा है, इस पूरे लाइन को टेंजेंट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट टचिंग द पॉइंट बजट लाइन। तो इसका जो टेंजेंशियल पॉइंट होना चाहिए, इट शुड बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। दैट्स वाई पॉइंट सी पे वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डेराइव नहीं होगी। ठीक है, ये चैप्टर हमने कवर कर लिया, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो मैं आप सभी के सामने एमसीक्यूज रख रहा हूं इस चैप्टर के, एक एक करके अपने आंसर करने हैं, और जो भी डाउट रहेगा उन डाउट के लिए हम डाउट का भी अलग से उसको देखेंगे कहाँ कहाँ हमें डाउट आ रहा है। ठीक है, so the very first question for today's class is question number 1. A consumer attains maximum satisfaction. A consumer attains equilibrium. कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे मिलता है? At a point of indifference curve. At a point of indifference curve where आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है MRS XY PX डिवाइड बाई PY। ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिएगा, MRS XY इक्वल्स टू, सॉरी, इट शुड बी हायर देन PX divided by PY. Option C is going to be MRS XY should be less than PX upon PY, and option D, MRS XY equals to PX into PY. Which is the best option? First. Option C. Exactly right.
ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था, आपको ये ऊपर देखोगे कि मेन जो आपकी स्टार बना के जो मैंने कंडीशन बनाया था, ये जो एमआरएक्स, हाँ, जो दो कंडीशन थे उनमें से एक है ये, एमआरएक्स एक्स वाई शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। मैंने यहां पे लिखा था इट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, उनके प्राइस के रेशियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखते हो कंज्यूमर का। तो एमआरएस, अगर दो गुड्स, सपोज यहाँ पे बनाना और एप्पल की जगह एक्स और वाई है, सो इफ यू आर कंज्यूमिंग एक्स एंड वाई गुड्स, देन देयर equilibrium will get where their prices should be equal to their MRS XY should be equal to ratio of their prices, उनके प्राइसेस के रेशियो के इक्वल होगा। हाँ, वो मैंने बोया माइक ऑर्डर कर दिया है, वो शायद शनिवार तक मुझे उसकी डिलीवरी होगी, तो सैटरडे से यानी नेक्स्ट वीक से फिर हमें बैकग्राउंड नॉइज शायद ना मिले। उससे देखते हैं कितनी कम होती है। जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा तो देवर सेइंग कि इससे काफी जो है बैकग्राउंड नॉइज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक हद तक। तो लेट्स सी, क्योंकि मेरा जो रूम है ना, वो बिल्कुल, हमारा जो घर है वो बिल्कुल मेन उस पे ही है, रोड पे ही है, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आने की संभावना रहती है। Yeah. हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर, ध्यान से देखना, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, is in equilibrium at a point where the budget line, option A, option B, option C and option D. So option A क्या है? Where the budget line is below the indifference curve, is below the IC curve. Option B is above the IC curve, is above the IC curve, indifference curve. Option C is tangent to IC curve, is tangent to IC curve. And the last option is cuts and indifference curve. Cuts indifference curve. What is the right answer? ऑप्शन सी। जी सर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लोग कोई और ऑप्शन सोच रहे थे वो गलत थे बिल्कुल। ऑप्शन सी जिन जिन लोगों ने सोचा, इट इज द राइट आंसर। मैंने बताया था ना भाई, जो हम बोल रहे थे कि ये आपकी बजट लाइन है और ये आपके मान लो 3 इंडिफरेंस कर्व है, 1 2, सॉरी, सपोज ये आपका बजट लाइन है, ये आपका आईसी कर्व 2, ये आपका आईसी कर्व 3 और ये आपका आईसी कर्व 1। तो आईसी कर्व 1 पे सपोज पॉइंट ए है, आईसी कर्व 2 पे पॉइंट बी और इस पे पॉइंट सी। तो इस पॉइंट बी पे उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा, बिकॉज हियर द आईसी कर्व, आईसी इज टेंजेंट टू द बजट लाइन।
सॉरी, बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी कर्व. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. द कंज्यूमर इज, हाँ ये तो हो गया हमारा. अगला क्वेश्चन है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड राइट सीन्स मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर क्वांटिटी रिजल्ट. ध्यान से देखना. एन indifference curve slopes downward towards right, slopes downwards towards right since या फिर because more of one commodity and less of another commodity results. ये क्या रिजल्ट देता है? आपके पास 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन ए है आपका सेम सेटिस्फेक्शन. ऑप्शन बी है आपका ग्रेटर सेटिस्फेक्शन. ऑप्शन सी है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. एंड ऑप्शन डी है डिक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन. Decreasing satisfaction. ओके. सर ऑप्शन सी नहीं है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ओके. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ओके. बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेम सेटिस्फेक्शन. क्योंकि आईसी कर्व पे जितने भी आईसी कर्व के ऊपर जितने भी बंडल्स होते हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं. हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है वो टेंजेंशियल पॉइंट पे मिलती है. बट यहां पे इसका राइट आंसर होगा सेम सेटिस्फेक्शन. बिकॉज अगर आप आईसी कर्व की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. हमें ये नहीं बताना है कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहां है, हमें ये बताना है कि आईसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है. क्योंकि यहाँ पे एमआरएस डिक्लाइनिंग होता है. पहली बात, एमआरएस डिक्लाइनिंग होता है और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. बट स्टिल आपका अगर ये आएगा क्वेश्चन कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे मिलता है तो वो आप बताओगे टेंजेंशियल पॉइंट. बट यहां पे फिलहाल आपका सेम सेटिस्फेक्शन इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. Ordinal utility analysis of the consumer's behavior of the consumer's behavior is considered superior to cardinal utility analysis. Cardinal utility analysis
mainly due to कहता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर का ज्यादा बढ़िया सुपीरियर अप्रोच है ड्यू टू कार्डिनल एज कंपेयर टू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऐसा क्यों है? जो हिक्स एंड एलन का अप्रोच है यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी, इट इज बेटर देन एल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल अप्रोच। ऐसा क्यों है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कि कंज्यूमर्स रेशनल होते हैं, रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि बिकॉज वी कैन डेराइव कंज्यूमर्स डिमांड, पॉसिबिलिटी ऑफ डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, पॉसिबिलिटी ऑफ डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। ठीक है। ऑप्शन सी, बाइफर्केशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन। प्राइस इफेक्ट को हम बाइफर्केट कर सकते हैं इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। ये इस चैप्टर का एक थोड़ा अंदर का पॉइंट है, थोड़ा डीप है, इसको मैं समझा दूंगा अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो। मैं आपको पहले बताऊंगा करना कैसे है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसीसी और आईसीसी मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है। ये आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ, 12th में तो नहीं है, ये बीकॉम में है। एंड फोर्थ पॉइंट इज कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबल ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाइंग कंज्यूमर। कंसिडरेशन लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास, लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करना है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताइए। विच इज द राइट ऑप्शन? पहला रैशनल कंज्यूमर, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, ऑप्शन सी क्योंकि प्राइस इफेक्ट को हम बाइफर्केट कर सकते हैं इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये मैंने आपको समझाया नहीं है, ये मैं आपको पहले आज होमवर्क दूंगा कि पूरे चैप्टर को पढ़ के आना, और इसमें जो भी डाउट रहे, मुझे लगता है इसमें आपको डाउट आएगा, ये पॉइंट मेरे से छूट गया, इसको मैं अलग अलग करके बताऊंगा। इसमें इनकम इफेक्ट अलग होता है जिसको हम आईसीसी बोलते हैं, एंड सेकंड जो होता है आपका, एक होता है प्राइस कंजम्पशन इफेक्ट पीसीसी, और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये मैं आपको तीनों ही एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ जी बताइए। बेसिकली ऑप्शन ए तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी के बारे में आपको जानकारी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपको कराया ही नहीं अभी, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग एक बार करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको कल वाली क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। Which one of the following is note the basic property of indifference curve? Which one is note the basic properties of indifference curve? जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे इनमें से कोई एक ऐसा है जो इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है नेगेटिव स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन सी लिख रहा हूं, ऑप्शन सी इंडिफरेंस कर्व डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी, अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अपर इंडिफरेंस कर्व represents
higher level of satisfaction. एंड अब ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी कहता है इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू imperfect substitute imperfect substitutes are concave to the point of origin, are concave to the point of origin. इसमें क्या ऑप्शन होगा? इसका नेगेटिव स्लोप तो होता है, आप सबको पता ही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये भी बात सही है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और ये भी बात सही है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को सॉरी हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन आंसर। ऐसा क्यों है? सर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अब बेसिकली क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, और ये कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जो होमवर्क में दूँ वो मुझे अगले क्लास में जरूर पूछना कि सर मैंने ये आपने होमवर्क में दिया था, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझा दो। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, एक बार ये आपको होमवर्क में करके आना है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि इंडिफरेंस कर्व का जो प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था आपको मैंने ये बताया था कि इंडिफरेंस कर्व का जो बेसिकली स्लोप होता है वो एक तो नेगेटिव होता है, और ये कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है। तो आपको मैंने बताया था ये कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स होता है। लेकिन पूछ रहा है कि क्या ऐसा ये हो सकता है, अगर आपका इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो क्या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव हो सकता है? तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूं कि आप इस पे थोड़ा मंथन कीजिए और आप अपना एक बार ट्राई कीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ अगली क्लास में।